جو नक्शा एक पेश किया डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने, इस नक्शे के ऊपर बड़ा रोला पड़ा हुआ है। मैं पहले आपको ये नक्शा दिखाता हूं। ये देखें नक्शा, ये नक्शा है। इसके अलावा कुछ तस्वीर भी इन्होंने बनाई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनी हुई थी। उन्होंने दिखाया कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़े बड़े प्लाजे हैं, बहुत खूबसूरत इमारत हैं, बड़ी अच्छी सड़कें हैं, बड़ा जबरदस्त एयरपोर्ट है, बागात, फसलें, बहुत कमाल, खेलों के मैदान। ये ऐसा लगता है जैसे एक रेजिडेंशियल सोसाइटी का, एक रिहायशी कॉलोनी का एक नक्शा बनाया गया। गजा जहां पे बेशुमार इंसानों का कत्लेआम किया गया, जहां बच्चों के सबसे बड़े कब्रिस्तान है, जहां पे इज्तिमाई कब्रें मौजूद हैं, गजा जहां पे जुल्म और बर्बरियत का एक पूरा दौर हमने देखा, वहां पे एक रिहायशी कॉलोनी बनाई जा रही है। अब ये कॉलोनी का नक्शा आ गया और इस नक्शे के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बात की है। सबसे पहले लग्जमबर्ग से ताल्लुक रखने वाले आलमी सहाफी हमजा अत्तार ने बोर्ड ऑफ पीस और जेरेड कुशनर की प्रेजेंटेशन पे ये तबसरा किया है। और ये तबसरा अब आप देखें, नक्शा अपने सामने रख लें और आप देखते रहें। वो ये कहते हैं कि गजा की पट्टी में ये जो पर्पल कलर का इलाका है, जिसको डार्क गुलाबी कलर का जो बनता है, ये अमीर तबके के लिए मखसूस इलाका है, यानी ये मरीन का इलाका है। ये बिल्कुल फ्रंट के ऊपर होगा खूबसूरत सा, और इसके अलावा 3 जजीरे भी हैं जो बहुत खूबसूरत इलाका है। और ये अमीर तबके के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए इसको मुख्तस किया जाएगा। जो पीला रंग है, यहां पे वर्क फोर्स रहेगी, यानी जो लोग काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं, जो यहाँ पे दफातर में काम करेंगे, ग्राउंड पे काम करेंगे, उन सब के लिए जो रिहायशी कॉलोनियां बनेगी वो ये पीले रंग के इलाके में बनेगी। सफेद रंग जो है वो इसराइली कब्जे को मामूल पर लाने का अमल है, और मिस्र के साथ कोई सरहद नहीं है। उन्होंने ये भी बता दिया कि बीच का जो एरिया वो खत्म कर दिया गया और अब सब कुछ इसराइल के जरिए होगा। रफा क्रॉसिंग का कोई नामो निशान नहीं है। रफा वो इलाका है जहां से क्रॉसिंग करके इमदादी सामान गजा के अंदर दाखिल होता था, वो खत्म कर दिया गया इस नक्शे में। इनका ये दावा है, और साथ ये बता रहे हैं कि तवाजुन की पूरी तब्दीली कर दी गई है और जो आबादी है उसको दूसरी तरफ धकेला जाएगा, और गजा की आबादी जो है उसे किसी और तरफ लेकर जाएंगे। यानी आबादी का रुख गजा शहर से खान यूनस और रफा की तरफ मोड़ा जा रहा है, बावजूद इसके कि वहां की आबादी गजा शहर से कम है। तो गजा का जो एरिया है वो सबसे कीमती प्लॉट है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात भी की है कि सबसे पहले लोकेशन देखी जाती है। ये बहुत खूबसूरत लोकेशन है, खूबसूरत साफ सुथरा समंदर है, बड़ा जबरदस्त साहिल है खूबसूरत, और उस साहिल के सामने एक जबरदस्त लैंड है। यहाँ पे वसाइल भी हैं, समंदर के अंदर मादनियात भी हैं, पेट्रोलियम के जखायर भी हैं, फिर जबरदस्त किस्म की एक बंदरगाह है जो बन सकती है वहां पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जो मरीन के ऊपर एक ड्राइव बनेगी, बड़ी खूबसूरत सड़क, वो भी जनाब इसराइल के कंट्रोल में होगी। और जो गजा के अंदर बिजली आएगी वो जनाब इसराइल के कंट्रोल में होगी। जो एनर्जी आएगी, बाकी सारे सोर्सेज इसराइल के कंट्रोल में होंगे, सड़कें इसराइल के कंट्रोल में होंगे। इन्होंने ये सारा बताया इसके अंदर, और साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि अगर कोई मछली पकड़ने के लिए जाना चाहेगा तो वो जो हार्बर है वो भी इसराइल के कंट्रोल के अंदर है। भाईगीर जो है वो मछली पकड़ने के लिए गजा के लोग वो नहीं जा पाएंगे। अब वो ये कहते हैं, खुलासा इसका ये है कि ये मनसूबा जाहिर करता है कि गजा को एक ऐसी कारपोरेट जेल में बदला जा रहा है जहां अमीर तबका अलहदा जजीरों पर मरीनाज में रहेगा, जबकि आम फलस्तीनियों को सस्ती लेबर के तौर पर मखसूस जोन्स में रखा जाएगा, जिनका मुकम्मल कंट्रोल इसराइल के हाथ में होगा। ये नकार जाहिर करते हैं कि इस मंसूबे का असल मकसद फलस्तीनियों के माशी और समाजी ताल्लुकात को तोड़कर उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना, ताकि इनकी इज्तिमाई मुज़ामत को खत्म किया जा सके और इनकी बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत को खत्म करके इन्हें महज एक मजदूर तबके में बदल दिया जाए। ये जनाब इस नक्शे के ऊपर जो है वो इस किस्म का एक रद्द-ए-अमल आया। स्कॉटलैंड के एक तारीखदान है विलियम, उन्होंने जो है ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी 6 बादशाह, 3 साबिक सोवियत यूनियन के ओहदेदार हैं, 2 फौजी हमायत याफ्ता हुकूमतें जिनमें एक पाकिस्तान की भी है, और एक ऐसा लीडर जिसे मुबैना जंगी जराइम की पादाश में आलमी अदालतें इंसाफ तलाश कर रही है। वो कह रहे जी ये टोटल प्लान है। ये वो गजा पीस बोर्ड के अंदर शामिल लोग हैं और उसकी उन्होंने ये तारीफ की है सिंपली। अच्छा, काफी तनकीद भी हो रही है जो तस्वीर पेश की जेरेड कुशनर ने, क्योंकि देखने में तो बड़ी खूबसूरत तस्वीर लगती है, ऐसा लगता है गुलू गुलजार बनने वाला है गजा के अंदर, लेकिन इसकी कीमत कौन चुकाएगा? और जो गजा वाले हैं क्या वो इसके मालिक रहेंगे बाद में? ये बहुत सारे सवालात हैं जो लोगों के ज़हनों में उठ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत ज्यादा इस पे रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन रद्द-ए-अमल सिर्फ जुबानी कलामी है। ग्राउंड के ऊपर कोई आने की जरूरत कर नहीं सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकलती है तो मार मार के तबाही फेर देते हैं,
गोलियां चला के बंदे मार देते हैं। तहरीक लब्बैक के साथ जो हुआ वो आप सारे अच्छी तरह जानते हैं। फजल रहमान साहब को इजाजत दी जाएगी, हल्की फुल्की वो ढोलकी बजा लेंगे एहतजाज की। जमात इस्लामी को भी इजाजत मिल जाएगी, वो भी हल्का फुल्का एहतजाज कर लेंगे। इनके अलावा किसी को एहतजाज की ये गजा वाले मामले के ऊपर इजाजत नहीं दी जाएगी। ये बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जो शमूलियत की है उसमें किसी और को इजाजत नहीं होगी। ये बड़ा क्लैरिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं। ओवरऑल जो बहुत सारे लोग इसके ऊपर रद्देमल दे रहे हैं, ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि ये एक्चुअली गजा के जो शहरी है उन्हें सस्ती लेबर के अंदर तब्दील कर दिया जाएगा। वो अपने ही इलाकों में मजबूर और महकूम होकर जिंदगी गुजारेंगे। इसराइल के इख्तियारात और ताकत बहुत बढ़ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का ना सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो सच बोलने की आदत है ना, वो बहुत सारे मसाइल को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देती है। और पाकिस्तान जैसे ममालिक के जो हुक्मरान है ना, उनके पास जो मार्जिन होता है अपनी कौम को बेवकूफ बनाने का और उन्हें पागल बनाने का, वो मार्जिन डोनाल्ड ट्रंप उनसे छीन लेता है। डोनाल्ड ट्रंप करता है साफ साफ बात, ये उसकी बड़ी खूबी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ चीजें बड़ी क्लियर कर दी, और डोनाल्ड ट्रंप की क्लियरिटी के बाद अब या तो पाकिस्तान के हुक्मरान झूठ बोल रहे हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का रिकॉर्ड आप उठा के देखें, वो जो कहता है वही करता है, वो झूठ नहीं बोलता। तो ये जनाब पाकिस्तानी हुक्मरान क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी ये फलस्तीनियों के तहफ्फुज के लिए जा रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि नहीं, हम इसराइल के तहफ्फुज के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तानी कहते हैं जी हम हमास को गैर मुसल्लह नहीं करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमास का सफाया करेंगे, ये तो नुक्ता नंबर 1 है। फिर ये कहते हैं जी एक अलग रियासत बनेगी वहां फलस्तीन की, जबकि इसका कोई इम्कान डोनाल्ड ट्रंप ने बताया ही नहीं। फिर यरूशलेम आजाद और दारुल हुकूमत बनेगा, इस पर तो कोई बात ही नहीं हुई आज तक। और फिर इसराइली कब्जा खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान इस किस्म की बातें यहां पे बताते हैं, ये मुल्ला भी यही बातें बताते हैं। लेकिन वो तो कब्जा मुस्तहकम करने की बात कर रहे हैं कि इसराइल को मजीद मजबूत करना है, तमाम खतरात इसराइल के लिए दूर करने हैं। ये मामला फलस्तीन तक महदूद रहेगा। अब ये चूरन बेचा गया, लेकिन वो लबनान को भी बीच में लेकर आए कि वहां पे हिजबुल्ला को भी मारना है, उसको जड़ से उखाड़ना है। वो काम भी बहुत जरूरी है। अमेरिकन ये कहते हैं इसराइल के लिए डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हैं किसी भी लेवल तक जाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को मुकम्मल महफूज बनाने का अज़म कर रखा है, और उसके लिए अब वो ये फोर्स इस्तेमाल करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा अरब मुल्क की फौजें नहीं आएंगी, साफ कहा। ये जो अरब ममालिक हैं इनकी फौजें नहीं आएंगी, अरब ममालिक के बाहर से फौजें आएंगी। अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बाहर ममालिक कौन से? 2 मुल्क तो बड़े जबरदस्त हैं जो खुद से ये कहते रहे कि हमने जाना है जी। एक तो इंडोनेशिया, दूसरा पाकिस्तान। और पाकिस्तान के कौन से फौजी जाएंगे, इसके ऊपर भी एक दावा सामने आ गया कि पाकिस्तान की फौज ने गजा में जाना है। कौन कौन सी फौज के हिस्से ने गजा में जाना है, इसके बारे में एक दावा सामने आया। वो दावा भी मैं आपके सामने रख देता हूं। बहरहाल इसराइल के खिलाफ जो जंगी जराइम है उसके ऊपर पाकिस्तान बड़ी बात करता है कि हम तो इसराइल के खिलाफ हैं, जंगी जराइम के ऊपर सजा होनी चाहिए। जबकि यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नहीं जी इसराइल के साथ मिलकर काम करेंगे और इसराइल के तहफ्फुज के लिए काम करेंगे। तो या तो डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या पाकिस्तानी हुक्मरान झूठ बोल रहे हैं। अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो पाकिस्तानी हुक्मरान झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी झूठ बोलती है, पाकिस्तान के हुक्मरान भी झूठ बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो बोलता है, वो करता है, वो बिला वजह झूठ नहीं बोलता, उसको जरूरत भी नहीं है। उसने जो जो बातें की थी वो उस तरफ बढ़ रहा है। सबसे बड़ी खबर है जो मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि जब भी पाकिस्तान इस जंग को भारत की सरजमीन पे शिफ्ट करेगा या जैसे ही भारत के ऊपर अटैक करेगा, तो भारत को इस बात का एहसास होगा कि जंग की कीमत क्या है, और फिर उसके बाद भारत उस बात पे आ जाएगा कि अब जंग बंद की जाए। पहले पाकिस्तान 3-4 दिन कोशिश करता रहा। पाकिस्तान ने बहुत सारे ममालिक से राब्ता किया, भारत के हमला करने के बाद भी, भारत के हमला करने से पहले भी। पाकिस्तान ने सबको बार बार बताया कि भारत जारहियत कर रहा है और भारत झूठे इल्जामात लगा रहा है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है या इसके अंदर हमारा कोई किरदार नहीं है, अगर कुछ है तो भारत हमारे सामने लेकर आए। लेकिन भारत की हठधर्मी थी, वो जंग करने के ऊपर तुला हुआ था और उन्होंने फिर अटैक किया। पाकिस्तान कोशिश करता रहा कि दुनिया भारत को मना करे, लेकिन दुनिया ने भारत को मना नहीं किया। और फिर वही फॉर्मूला काम आया कि जब पाकिस्तान ने जंग के मैदान को भारत में शिफ्ट किया और वहां पे अपने मिसाइल दागे 10 तारीख की सुबह, 10 मई जो है वो एक कब यादगार दिन रहेगा। एक तो पाकिस्तान की मिसाइल्स ने, दूसरा पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत को तिगनी का नाच नचाया है 10 मई को। तो अब अमेरिका से जो बड़ी खबर आई है, जो हमारे लिए सबसे बड़ी खबर है, वो ये है कि जंगबंदी की जो गुजारिश की गई थी अमेरिका से कि हमारी जंगबंदी करवा दीजिए, वो भारत ने की थी। और ये देखिए ऑब्वियस भी है, पाकिस्तान जब तक अमेरिका को कहता रहा कि भारत को रोके रोके, अमेरिका ने बिल्कुल नहीं किया। बल्कि जब तक भारत का पलड़ा भारी था और पाकिस्तान जवाब नहीं दे रहा था, तब तक अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका स्टेटमेंट भी आ गया था। और उन्होंने क्या कहा था,
انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہمارا پاکستان اور بھارت کی جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہم اس کے اندر نہیں پڑنا چاہتے. یہ دو ملکوں کا معاملہ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ حالات زیادہ خراب نہیں ہوں گے. انہوں نے ایک اس طرح کا سٹیٹمنٹ دیا اور بھارت کو پورا موقع دیا کیونکہ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ بھارت ہی مارتا چلا جائے گا. لیکن جیسے ہی پاکستان نے اٹیک کیا اور پاکستان نے بھرپور جوابی حملہ کیا بھارت پہ، پاکستان کی ایئر فورس نے اور پاکستان کے میزائلز جب یہ بھارت کی سرزمین کی جانب گئے تو سچویشن بدلی. امریکہ فوری طور پہ ایکٹیویٹ ہوا، امریکہ بیچ میں پڑا اور پھر امریکہ نے جنگ بندی کروائی. تو یہ جو گزارش ہے، یہ کامن سینس بھی یہی کہتی ہے کہ یہ بھارت کی جانب سے ہوئی ہوگی، کیونکہ پاکستان نے تو پہلے کوشش کر کے دیکھ لی تھی. لیکن جب پاکستان نے مارا تو پھر بھارت کی جانب سے سیز فائر کے لیے ایک درخواست آئی جس پر امریکہ نے پھر سیز فائر کروایا. اب امریکی صحافی ہیں، انہوں نے CNN پہ انٹرویو دیا اور دیگر بہت سارے اور ذرائع ہیں امریکہ کے، وہ یہ بار بار کلیم کر رہے ہیں کہ بھارت نے ہی صلح کے لیے مجبور کیا اور امریکہ کو کہا کہ آپ ہماری صلح کروا دیں. یہ رابرٹسن ہے امریکی صحافی اور انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے اور غیر ملکی میڈیا کو بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا. اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ بندی کن شرائط پہ ہوئی ہے؟ تو فوری طور پہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کی کوئی ایسا شرائط نہیں ہے. ایک انکنڈیشنل قسم کی جنگ بندی ہوئی ہے کہ ہم ملیں گے، بیٹھیں گے، بات کریں گے، چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن فی الحال فوری طور پہ دونوں فریقین گولی چلانا بند کر دیں، بم پھینکنا، میزائل پھینکنا بند کر دیں، اپنی اپنی ایئر فورس کو روک لیں، زمین میں، فضا پہ یا پانی میں کہیں بھی کوئی دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا. یہ بات طے ہو گئی دونوں کے درمیان اور یہ امریکہ نے طے کروا لی. امریکہ اس میں گارنٹر بن گیا. تو اس میں جناب اب LOC کے بارے میں کوئی معاہدہ شامل نہیں ہے کیونکہ لائن آف کنٹرول ہے، وہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے. تو انٹرنیشنل بارڈر کے حوالے سے تو یہ طے ہو گیا کہ اب کوئی بھی گولی نہیں چلائے گا، ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کرے گا. لیکن ایک لائن آف کنٹرول سے بدستور اطلاعات آ رہی ہیں، مختلف لوگ یہ اطلاعات دے رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا. بہت سارے دیہات ہیں، وہاں سے جو دیہاتی ہیں انہوں نے میسیجز کیے ہیں کہ لگاتار وہاں پہ شیلنگ ہو رہی ہے، فائرنگ ہو رہی ہے اور وہاں پہ بم گرائے جا رہے ہیں. تو لائن آف کنٹرول میں حالات ابھی تک کنٹرول میں نہیں آئے. دوسرا جو سندھ طاس کا معاہدہ ہے اس کے حوالے سے انڈین میڈیا نے یہ کلیم کیا کہ سندھ طاس کا معاہدہ جو ہے، جو بھارت نے منسوخ کیا ہے، جو بھارت نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، وہ سٹیٹس ویسے ہی رہے گا. تو کیونکہ یہ انکنڈیشنل جنگ بندی تھی بھارت کی درخواست پہ، تو جنگ بندی تو پہلے مرحلے میں ہو گئی ہے، لیکن جب بھی پاکستان بیٹھے گا بھارت کے ساتھ تو ضرور یہ معاملہ اٹھایا جائے گا کہ جو سندھ طاس کا معاہدہ ہے جس کے تحت 3 دریاؤں کے پانیوں پر ہمارا حق ہے، وہ ہمارا حق ہمیں لوٹایا جائے. ویسے پاکستان کے پاس بڑا گولڈن چانس تھا کہ اپنے پانیوں پر بنے ہوئے جو سٹرکچرز ہیں ان کو رستے سے ہٹا دیتا تاکہ پاکستان کا جو پانی ہے وہ بغیر کسی تاخیر کے اور بغیر کسی رکاوٹ کے پاکستانیوں تک اور پاکستانی کسانوں تک پہنچتا. لیکن پاکستان نے ایسا نہیں کیا. اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی یا پاکستان نہیں چاہ رہا کہ لڑائی کو زیادہ بڑھاوا دیا جائے. لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کو سندھ طاس کے معاہدے کے حوالے سے بھارت کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی. 12 تاریخ کو یہ بیٹھیں گے. اس کو فلیگ میٹنگ ٹائپ کی چیز کہتے ہیں، یا جو رابطے ہوتے ہیں ہاٹ لائن کے اوپر، وہ رابطے بھی ہوتے رہتے ہیں، وہ تو جنگ کے دوران بھی ہوتے رہتے ہیں. تو بہرحال اب 12 مئی کو فوجی رابطے ہوں گے. پھر امید کی جاتی ہے کہ بعد میں سویلینز بھی آپس میں رابطہ کریں گے، حکومتیں آپس میں رابطہ کریں گی، کیونکہ انڈیا میں جو فیصلے ہیں وہ حکومت کرتی ہے اور پاکستان میں جو فیصلے ہیں وہ فوج کرتی ہے. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے. کیا سیز فائر کی وائلیشن ہوئی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ جیسے ہی سیز فائر اناؤنس ہوا، یہ شام 5 بجے کے بعد کہا گیا. بھارت نے خود اناؤنس کیا، پہلے ٹرمپ نے کیا، پھر بھارت نے کیا، پھر اسحاق ڈار نے کنفرم کیا. اور نواز شریف کا جیسے ہی ٹویٹ آیا تو سمجھ آ گئی سب کو کہ واقعی اب معاملہ حل ہو گیا ہے، کیونکہ میاں صاحب نکل آئے تھے باہر. جب تک جنگ کا خطرہ تھا، جب تک لڑائی چل رہی تھی، میاں صاحب غائب تہہ خانوں کے اندر. میاں صاحب نکلے ہیں تب جب لڑائی ختم ہو گئی ہے، امریکہ نے معاملہ حل کروا دیا، سیز فائر ہو گیا، تو میاں صاحب نے کہا جی میں بھی ہوں. اور پھر میاں صاحب نے جو ایک ٹویٹ کیا، وہ ٹویٹ میاں صاحب کر دیں یا نہ کر دیں وہ ایک برابر ہے. لوگوں نے میاں صاحب کی طبیعت صاف کر دی ہے. نیچے جو لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں میاں صاحب کے ٹویٹ پہ، وہ کوئی جا کے پڑھے تو پتا چلے گا آپ کو کہ میاں صاحب آپ اتنے دن تک کہاں غائب رہے تھے. آپ اپنے یار مودی کے بارے میں کوئی لفظ کیوں نہیں بولتے؟ بھارتی جارحیت کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ بھارت کی آبی جارحیت کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ بھارت پاکستان پہ میزائل مارتا رہا اور میاں صاحب آپ غائب رہے، آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا. تو اس طرح بے شمار سوالات میاں نواز شریف صاحب سے لوگوں نے پوچھے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ
اس سارے سینیریو میں سیز فائر کی وائلیشن یہ ایک بڑا نقطہ ہے جو پاکستان نے بھی کہا اور انڈیا نے بھی کہا. تو ہوا یہ ہے کہ انڈیا نے پاکستان میں جنگ بندی سے پہلے بہت سارے ڈرونز پاکستان کی طرف روانہ کیے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب آج سے چند مہینے پہلے ایران نے سینکڑوں ڈرونز بھجوا دیے تھے اسرائیل میں حملہ کرنے کے لیے، تو وہ جتنے بھی ڈرونز تھے ان کو کافی ٹائم لگ گیا تھا. کئی ملکوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے وہ جا کر اسرائیل پہنچے تھے اور وہاں جا کے وہ گرے تھے. تو یہ بڑا ٹائم لگ جاتا ہے ڈرون کو پہنچنے میں. تو انڈیا نے جو پہلے ڈرون بھیجے ہوئے تھے دور دراز علاقوں سے، وہ پاکستان کے اندر مختلف علاقوں میں پہنچے اور وہ مختلف علاقوں میں جناب ٹریول کر رہے ہیں. اب کیونکہ وہ پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں تو یہاں پہ یا تو ان کو مار کے گرانا پڑے گا، یا وہ اپنا ٹائم پورا ہونے کے بعد گریں گے، یا کوئی اگر واپس جا سکا تو وہ الگ بات ہے. اسی طرح پاکستان کے ڈرونز بھی انڈیا میں موجود تھے. تو یہ کسی قسم کی وائلیشن نہیں ہے سیز فائر کی، اور امید یہ ہے کہ ابھی سیز فائر برقرار رہے گی اگر بھارت نے کوئی شرارت نہ کی تو. لیکن لائن آف کنٹرول پہ معاملہ بدستور گرم ہے. کم سے کم جو یہ گزشتہ رات گزری ہے اس رات تک تو یہ معاملہ بہت گرم تھا، اور بھارت نے پاکستان پر الزام لگایا، پاکستان میں بھارت پہ الزام لگایا، اور یہ الزام تراشی چلتی رہے گی اور اسی میں سے بیٹھ کے کوئی رستہ دونوں کو نکالنا پڑے گا. دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، اب دونوں نے ایک دوسرے کا نقصان کر لیا ہے، اور اس میں جو کریڈٹ ہے وہ پاکستان کی ایئر فورس کو جاتا ہے.